सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ साथ वुकला की तंजीमें, बिजनेस कम्युनिटी, ब्रोकरेट्स, ऑपोजिशन, हुकूमती इत्तेहादी और खुद हुकूमत सब चाहते हैं कि नैब के कवानीन में तरामीम की जाएं, क्योंकि सबको नैब के इख्तियारात, नैब के तरीक़ाकार, नैब की कारकर्दगी और नैब के रवैये से शिकायत है। खासतौर पर ख्वाजा साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब कवानीन में तब्दीली का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो नैब को ख़त्म करने और चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अब हुकूमत और अपोजिशन ने एक बार फिर से नैब कवानीन में तरमीम के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसमें 12 अरकान हुकूमत के हैं, 12 अरकान अपोजिशन के हैं। इस कमेटी की जुमेरात को पहली मीटिंग हो गई, आज दूसरी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने अपोजिशन से मुसविदा शेयर कर दिया है, अपोजिशन को मुशावरत के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इसके अलावा आज की मीटिंग से पहले जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हुकूमत का मकसद बेहतरी है, करप्शन को ख़त्म करना है, मगर साथ ही करप्शन के नाम पर जो हैरेसमेंट है, जो विच हंटिंग है, उसको दूर किया जाए, नाजायज़ किसी को तंग ना किया जाए। देखिए, हमारा मकसद बेहतरी है, हमारा मकसद बेहतरी है। हमारा मकसद जो है कि जो इस मुल्क में करप्शन है उससे निजात दिलवाना है, और करप्शन के नाम पर लोगों को अगर बिला वजह हैरेस किया जाए या विच हंटिंग की जाए, उसको दूर किया जाए। नाजायज किसी को तंग करना नहीं है, और जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा है उनका एहतसाब जरूरी है। तो एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इन दोनों पैमानों पर पूरा उतरता हो। जुमेरात को हुकूमत और अपोजिशन की मीटिंग हुई, फिर आज मीटिंग हुई, कल फिर मीटिंग होगी। ये बहुत नुमायां पेशरफ्त है। गुज़िश्ता हफ्ते की मीटिंग के बाद एक हुकूमती ड्राफ्ट सामने आया था। इस मुजव्वज़ा हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की सब सेक्शन बी की क्लॉज 1 में लफ्ज़ नाकाबिले तौसी लफ्ज़ को ख़त्म किया जाएगा। ये सेक्शन चेयरमैन नैब की तकर्री से मुताल्लिक है। इस सेक्शन के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत से सदर चेयरमैन नैब की तकर्री करेंगे, जो नाकाबिले तौसी 4 साल के लिए होगी। यानी चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल के लिए होगी, इसमें तौसी नहीं हो सकेगी। मगर जो मुजव्वज़ा हुकूमती ड्राफ्ट सामने आया उसमें नाकाबिले तौसी का लफ्ज़ निकाल दिया गया ताकि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा सके। ये कहा गया कि लफ्ज़ निकाल दिया जाए। ये बहुत अहम नुक्ता है। इसके अलावा सामने आने वाले हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी और सूबाई टैक्स मामलात, लेवीज, महसूलात पर नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा। इन मामलात से मुताल्लिक ट्रायल मुतल्लिका एहतसाब अदालतों से आम अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो इंक्वायरीज या तहकीकात नैब के पास हैं वो मुतल्लिका हुकाम इदारों को भिजवा दी जाएंगी। ड्राफ्ट के मुताबिक हुकूमती मंसूबों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी पर नैब कवानीन का इतलाक नहीं होगा जब तक ये नहीं पता चल जाता कि इस मंसूबे से किसी अवामी ओहदा रखने वाले ने खुद या फिर उसके रिश्तेदार या फिर बेनामीदार ने कोई माली फ़ायदा हासिल किया हो। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक अवामी ओहदेदार के ज़ेरे किफ़ालत या बेनामीदार पर मंसूबे से फ़ायदा उठाने की सूरत में नैब कानून का इतलाक होगा। इसके अलावा मुजव्वज़ा हुकूमती ड्राफ्ट का एक और अहम नुक्ता यह है कि अवामी ओहदा रखने वाले की आमदनी से ज़ायद असासों का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और FBR करेंगे। यानी FBR तयन करेगा कि कोई भी अवामी ओहदा रखने वाले शख्स की आमदनी कितनी है, उसके असासे आमदनी से ज़ायद हैं या नहीं। इसका तयन करने के बाद मामला नैब के पास जा सकता है। इसके अलावा हुकूमत ने नैब के सेक्शन 9 में भी तरमीम की तजवीज़ दी है, जिसके मुताबिक अवामी ओहदेदार की तरफ से इख्तियारात से तजावुज़ उस वक्त तक नहीं समझा जाएगा जब तक इस अवामी ओहदेदार, उसके ज़ेरे किफ़ालत या फिर बेनामीदारों के नाजायज़ फ़ायदा उठाने के ठोस सबूत ना हों। इसके अलावा नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की जाए कि अवामी ओहदेदार की अच्छी नीयत और सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए अमल पर नैब कवानीन का इतलाक नहीं होगा। साथ ही हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि सेक्शन 16 में तरमीम की जाए, जिसके तहत अदालत मुल्जिम को रेफरेंस और उससे मुंसलिक तमाम दस्तावेज़ात फराहम करेगी। फिर मुल्जिम 14 दिन के अंदर अंदर अगर इन दस्तावेज़ात को अदालत के सामने तस्लीम कर लेगा तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। इस मुसविदे पर खास तौर पर चेयरमैन नैब के मुद्दत मुलाजमत में तौसी की शिक पर अपोजिशन ने एतराज़ उठाया और कहा कि इस बात को कबूल नहीं किया जाएगा।
अब ये मामला कहां तक आगे बढ़ेगा, उस कमेटी में मौजूद वफाकी वज़ीर सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन से उस कमेटी में मौजूद एहसन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, सबसे पहले आपसे सबसे ज़्यादा जो सवाल उठा, और आपने भी कहा कि नैब की वजह से जिस तरीके से नैब की कारकर्दगी रही, आपको लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है उससे, आपके एहतसाब के अमल को, तो जो सबसे बड़ा मसला था वो गिरफ्तारी पर है। नैब चेयरमैन का जिसको दिल चाहे गिरफ्तार करें, जिसको दिल ना चाहे गिरफ्तार ना करें, किसी को इंक्वायरी, किसी को इन्वेस्टिगेशन, किसी को रेफरेंस और किसी को ना चाहे तो ना करें। तो ये मामला तो आप लोग एड्रेस ही नहीं कर रहे अपने मुसविदे में कि उनके इस इख्तियार पर, इसके अलावा 90 दिन के रिमांड पर क्या मामला होगा? नहीं, देखें शाहजेब, देखें एक तो है कानून की बात कि कानून में सुकम क्या है, और वो कानून में सुकम जो है, जो हमारे ख्याल में सुकम थे, वो हमने पेश किए हैं कि वो दूर होने चाहिए। दूसरी इशू है कारकर्दगी का, क्योंकि कवानीन तो बन जाते हैं लेकिन कवानीन पे अमल दरामद जो है वो एक मेन इशू है। और उसमें पोजीशन ये है कि अगर आप अरेस्ट कर लेंगे और उससे पहले इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सही नहीं करेंगे, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन पे नहीं पहुंचेंगे, इन्वेस्टिगेशन से प्रोसिक्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे, तो फिर वो अरेस्ट करने का जो सारा इख्तियार है आपका, जो कि इसलिए दिया गया था कि मुलजम जो है वो फरार ना हो सके, तो वो भी मुतनाज़ा बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर करनी है नैब की, तो उसमें एक तो कानून में जो हमने रद्द-बदल प्रपोज किया वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी इंक्वायरीज की एबिलिटी, उनकी इन्वेस्टिगेशन की एबिलिटी, उनकी प्रोसिक्यूशन अब क्यों मुतनाज़ा होता है और क्यों इससे हमें नुकसान पहुंचा है, जो मैंने आपने जिस स्टेटमेंट का हवाला दिया, वो इसलिए कि अगर आप किसी को 1 साल गिरफ्तार रखें और चालान भी पेश ना करें, तो फिर लोग कहेंगे कि जी ये क्या गिरफ्तारी है कि आपने 1 साल से रखा हुआ है, चालान भी नहीं पेश किया। तो हम समझते हैं कि इसके अंदर कानून के अलावा कारकर्दगी का बहुत सारा आंसर है। मगर कारकर्दगी और गिरफ्तारी दोनों नजर आया है कि आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि कारकर्दगी और कॉम्पिटेंस का मसला है। जब एलएनजी केस है या फिर आशियाना उठा के देखें, साद रफीक साहब का हालिया केस उठा के देखें, तो नजर आता है कि नैब के पास या तो कुछ होता नहीं है, या फिर जो उनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनमें सलाहियत नहीं होती है इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट को समझने की, जो कि एलएनजी का था। सवालात अगर आप देखें तो आपको एहसास होगा कि किस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं। जब वो सलाहियत नहीं होती तो फिर ये गिरफ्तार करते हैं कि खुद मुलजिम से कुछ निकलवा लें, फिर जब मुलजिम से कुछ नहीं निकलता तो गिरफ्तार एक केस में किया गया। ऐसी मुतादिद मिसालें मौजूद हैं, मगर बना दिया गया एसिड बियॉन्ड मींस का केस, और फिर वो बंदा भुगतता रहे। महीनों महीनों लोग इस चक्कर में नैब की हिरासत में रहे और गिरफ्तार रहे। इस मामले को कैसे एड्रेस करेंगे? ये कॉम्पिटेंस से ही लिंक्ड है। देखिए, बात यह है शाहजेब के जब मैं ये कहता हूं कि इनकी जो कमजोरियां हैं उसकी वजह से एहतसाब का अमल मुतासर हुआ है, तो उसका मतलब है ही ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ करने के साथ साथ जब नहीं कुछ करते और कोई नतीजा बरामद नहीं होता, या चालान पेश नहीं होता, या लोगों को प्रोसिक्यूशन सही नहीं होती और पनिशमेंट नहीं होती, तो बड़े बड़े चोर डाकू जो हैं वो बड़े हरे भरे हो के बाहर आ जाते हैं और वो इस सारे निज़ाम को गालियां बकते हैं और सुरखरू हो जाते हैं। तो अगर नैब के कवानीन का मतलब या नैब के अदारे का मतलब ऐसे लोगों को सुरखरू तो करना नहीं था जिन पे अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम है, तो मैंने यही कहा कि देखें, एक इशू है कि इसको कानून में कोई तब्दीली की जाए, वो हमने प्रपोज कर दी। लेकिन देखिए, आपने खुद जो मिसाल दी, भाई अरेस्ट उस वक्त करें कि जब आपके पास इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन का स्टेज और उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे आप पहुंचते हैं और आप समझते हैं कि आपके पास इतनी एविडेंस मौजूद है कि आप एक प्लॉजिबल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, तो जरूर अरेस्ट करें। सो अरेस्ट इटसेल्फ जो है उसका अख्तियार आर्बिट्री नजर आता है, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ एहतसाब नहीं होता वहां पे अरेस्ट की पावर जो है वो इटसेल्फ इशू नहीं है। इशू ये है कि उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर उसको आप इस्तेमाल बगैर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर इंक्वायरी के करेंगे, तो फिर यकीनन यही होगा जो हो रहा है कि लोग बैठे रहते हैं और उन पर चालान नहीं होता। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई लूट मार की है, जिन्होंने वाकई नुकसान पहुंचाया मुल्क को, लेकिन वो भी अब नारे मार रहे हैं कि ये बड़ा बुरा अमल है और ये है वो है।
सब इस बात को साबित होना था ना कि किसी ने लूट मार की है, अरबों रुपए की जाती करप्शन का इल्जाम, तो बहुत सारे मुतादिद केसेस हैं जिनमें इन्होंने इतनी लंबी गिरफ्तार करके लोगों को रखा, उन पर जाती करप्शन का इल्जाम भी नहीं था अरबों रुपए का। साथ में गिरफ्तार करना क्यों है, ईसीएल में डाल दें। ज्यादातर लोग जो गिरफ्तार किए गए वो थे जो पेश हो रहे थे, मुल्क से बाहर से वापस आ गए थे, हसन इकबाल साहब भी पेश होने के लिए, तो उसके बावजूद गिरफ्तार किया। अगर इनके पास इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत ज्यादा एविडेंस मौजूद है तो प्रोसिक्यूट करें, मुजरिम साबित करें और उसके बाद अदालत खुद सजा दे देगी। इन्होंने क्यों गिरफ्तार करना है? क्यों नहीं आप कदगन लगा रहे इस बात पर कि भाई ये गिरफ्तारी क्यों करनी है? अगर एक इंसान पेश हो रहा है आपके सामने, क्यों उसकी आपने आजादी सलब करनी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम किसी तरह के जो पावर को डाइल्यूट करने के हक में नहीं है, लेकिन हम पावर के प्रॉपर इस्तेमाल करने के हक में है। और जो हमने बिजनेसमैन और सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रपोज किया वो इसलिए है कि प्रोसीजरल चीज़ों की वजह से जो हुकूमत का निज़ाम मफलूज हो रहा था और टैक्सेशन और बाकी मामलात की वजह से जिसमें नैब घुस रही थी, उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो है अफेक्ट हो रही थी। अदरवाइज हम समझते हैं कि नैब के कवानीन सख्त होने चाहिए, लेकिन उनका इस्तेमाल सही होना चाहिए। मतलब अगर कवानीन सख्त हो और किस तरीके से आप मुझे बताइए कि उसमें जो इस्तेमाल है वो सही आप मुमकिन बना सकेंगे? आप जैसी शख्सियत जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कल को अगर आपकी हुकूमत ना हो, नैब आपको गिरफ्तार कर ले, आप पर इल्ज़ाम लगा दे, उसके बाद आपको ये जस्टिफाई करना पड़े कि जी आपके जो फला रिश्तेदार हैं उसके जो असासे हैं असल में वो आपके असासे हैं, फिर इंक्वायरी की स्टेज पर बात पब्लिक कर दी जाए, फिर मीडिया पर खबरें लीक कर दी जाएँ और आप पर और आपकी फैमिली पर उस सबके बाद क्या गुजरेगी, और बाद में पता चले कि जी आपकी गिरफ्तारी गलत हुई थी और आला अदालतें, मगर वो जो 1-1.5 साल 2 साल आपकी रिश्तेदारों पर, आप पर, आपके घर वालों पर गुजरेगा, वो कितना ज़्यादा बुरा होगा जिसके बारे में अदालतें लिख रही हैं कि इंसान भुगतता है। देखिए, मैं आपकी सारी बातों से तकरीबन एग्री करता हूं। देखिए, बात यह है कि जो मैंने पहले गुजारिश की थी और दूसरे प्रोग्रामों में भी कह चुका हूं, पब्लिकली भी कह चुका हूं कि सब चीज़ का नुकसान जो है हमारे गवर्नमेंट को क्यों हमें नुकसान हुआ है कि हमारा जो मैनिफेस्टो था, जो मंशूर था, जो हमारे अहदाफ हैं, वो इस मुल्क में एक बेलाग किस्म की एहतसाब का अमल है। जिन लोगों ने इस कौम को लूटा है उनका पूछ-गिछ होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि करप्शन ने बर्बाद कर दिया है इस मुल्क को। लेकिन ये जो आप मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती, प्रेस रिलीजेस कर देते हैं, बाकी मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये जो कारकर्दगी है नैब की, असल इशू मेरे नज़र में कारकर्दगी है। साथ साथ 2 चीज़ें ऐसी थी जिनमें हमने महसूस किया कि, और उस प्रोसीजर लैब्स में पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं, तो हमने महसूस किया कि इनका मिसयूज है, तो वो हमने अपने मसवदे में पेश कर दिया। और शफकत साहब, उम्मीद की जाए कि आपका और अपोजिशन का कंसेंसस हो जाएगा इस आम मामले पर? मैं आपको एक चीज कह सकता हूं शाहजेब, ब्रॉडली, कि अगर तो अपोजिशन ने ऐसा मसवदा पेश किया जिससे समझें कि नैब का जो कानून है वो बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गया और ये एहतसाब का अमल जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, तो वो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये तो मैं आपको क्लैरिटी से कह सकता हूँ। और लेकिन अभी हम लेट्स सी कि वो क्या मसवदा पेश करते हैं। हमने कल भी उनको जुमे वाले दिन भी कहा था, आज भी कहा है कि अपना मसवदा दें ताकि हमें पता तो चले कि आप चाहते क्या हैं। तो वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ, और जब वो मिलेगा तो फिर मैं उसको ज़्यादा, लेकिन मैं अमूमी तौर पे आपको कह सकता हूँ कि अगर कोई ऐसा मसवदा आया जिससे ये हुआ। देखे ना, एक और चीज़ भी है शाहजेब, जड़ा ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जो फैटफ के कानून है जिनके साथ नथी किया जा रहा है अपोजिशन के कुछ लोगों की तरफ से इस नैब के कानून को, फैटफ के कानून ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए पास करना ज़रूरी है। वो कोई तहरीक इंसाफ का या किसी का, वो पाकिस्तान का एजेंडा है, पाकिस्तान को करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन जो है वो इन 2 चीज़ों को आपस में नथी नहीं करेगी, और जो कौमी मुफाद में फैटफ के सिलसिले में कवानीन है उनको पास करेंगे, और ये नैब के जो इश्यूज हैं इन पे बातचीत हम करते रहेंगे।
और सर मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि जितना अरसा इस इदारे को हो गया है नैब को, कोई एक चेयरमैन ऐसा नहीं गुजरा जिसके बारे में कहा जाता हो कि जी वो चेयरमैन बहुत अच्छे थे और उनके दौर में नैब की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी और सियासी इंजीनियरिंग नहीं होती थी। और ये जो चेयरमैन नैब हैं, इनके बारे में तो जो नैब के बारे में इनके होते हुए अदालतें क्या लिख रही हैं, इनसे तो इस वक्त मुख्तलिफ बार्स इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं, मुख्तलिफ वकला जो है बार से ताल्लुक़ रखने वाले वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। आप इनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात कर रहे हैं कि एक्सटेंडेबल हो जाएगा टेन्योर? वो बिल्कुल हमारा ड्राफ्ट नहीं था। वो उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी कोई टाइप, ये हम बिल्कुल उसको अंदर कोई तब्दीली नहीं चाह रहे। जो हमारा नया है उसमें एक्सटेंडेबल का लफ्ज़ नहीं है। आप नहीं जा रहे, ये बड़ी अहम बात है। शफकत महमूद साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ये जो अहम बात की गई है शफकत महमूद साहब की तरफ से वो ये है कि आप FATF से किसी तरह से नत्थी करना चाह रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि एहतसाब का इदारा ही ख़त्म हो जाए। ये बात काबिल कबूल नहीं है। बाकी आपकी बातें सुनी जा सकती हैं और एक कंसेंसस पर पहुँचा जा सकता है। शाहज़ेब, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपोजिशन नैब के नाम पर कोई कंसेशन नहीं मांग रही। हमारा सिर्फ हुकूमत से एक मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदालतों ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो डायरेक्शंस दी हैं नैब के कानून को आइन और कानून से हम आहंग करने के लिए, हुकूमत उन पर अमल पैरा हो। हम अपनी पास से कोई कंसेशन नहीं मांगते, कोई रियायत नहीं मांगते। हम भी एहतसाब पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम एक ऐसे एहतसाब पर यकीन नहीं रखते जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लाइन के एक तरफ तो चलता है, लाइन के दूसरी तरफ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। हम ऐसे एहतसाब पर भी यकीन नहीं रखते जिसको वो चाहे उसको रेफरेंस तक भी खुला फिरने की इजाज़त दे और जिसको वो चाहे इंक्वायरी भी ना हुई हो और पहली समात के ऊपर पकड़ ले। आज आप मीर शकील उर रहमान साहब को देख सकते हैं। मैं खुद उस किस्म के इंसाफ को भुगत चुका हूँ। चले, हम तो फिर भी सोसाइटी के कुछ उन लोगों में आते हैं जिनका शुमार ज़रा अपर लेवल पे होता है। इस वक्त आपको मैं दावत देता हूँ कैंप जेल लाहौर जाएं। नैब की कस्टडी में पिछले 2-3 साल से ऐसे ऐसे गरीब लोग बंद हैं कि जिनके रिश्तेदार उनकी मुलाकात के लिए भी 6-6 महीने नहीं आ सकते। 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार के छोटे छोटे केसेस हैं, उस पे उनको बेचारों को कई सालों से बंद किया हुआ है। तो ये एक बड़ा बेरहम सा कानून है। और ये जो शफकत साहब कह रहे हैं कि जी प्रोसीजर नहीं ठीक, भाई आप तो सारे आए एहतसाब के नाम पे थे। अगर आप एहतसाब का एजेंडा था तो आपको तो चाहिए था पहले ही महीने में नैब को बुला के कहते कि आपको प्रोसिक्यूशन के लिए क्या वसाइल चाहिए, आपकी क्या बॉटलनेक्स हैं। हम चाहते हैं कि आपको अपने काम में मुकम्मल तौर पे हम प्रोफेशनल करें ताकि आप हमारा एजेंडा मुकम्मल करें। आज 2 साल बाद भी नैब की हालत यह है कि जो वो लोगों को गिरफ्तार करती है उनके कई महीने रेफरेंस नहीं पेश कर सकती। देखिए, मेरे केस में हर महीने एहतसाब अदालत में मैं पेश होता हूं और जज इनको ताकीद करते हैं। 4 महीने हो गए हैं मुझे जेल से निकले हुए, अभी तक नैब रेफरेंस नहीं जमा करा। तो ऐसा इकबाल साहब, इस सूरत में आप लोगों का क्या प्रपोजल है? क्योंकि वो कह रहे हैं आपका तो ड्राफ्ट अभी आया ही नहीं है, हुकूमत का ड्राफ्ट तो जुमेरात से सामने है। आप किस बात? जी, हमारा ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। हम कहते हैं कि जो अदालतों ने हदायत दी हैं, मिसाल के तौर पे रिमांड जो है वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी है कि आपके CRPC में 14 दिन का रिमांड है, यहाँ पे 90 दिन का है। फिर इन्होंने फैटफ को जोड़ दिया बीच में। अभी ये कह रहे थे नेशनल वो हमारा एजेंडा है। ये फैटफ के गार्ब में एक नैब का पर्दादा हम पर बिठाना चाह रहे थे, यानी कि अभी हम नैब में 90 दिन को रो रहे हैं कि बगैर आप बेल के रिमांड में उठा सकते हैं। फैटिफ के अंदर इन्होंने ये प्रोविजन डाली थी कि 6 महीने के लिए बंदा गायब किया जा सकता है, कोई उसकी बेल नहीं होगी। अब जब हमने वजीर साहब से पूछा जो फैटिफ को डील कर रहे हैं कि ये बताइए कि क्या फैटिफ ने आपको ये शराइत भेजी हैं, तो वो चुप। क्या ये आपकी अपनी इख्तरा है? तो बोले कि जी हम जरा अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी फैटिफ ने आपको ये तो नहीं कहा कि इंसानी हकूक को पामाल करें, एक फैशिस्ट एजेंडा लाएं। और फिर जो नैब का इन्होंने कानून हमें पेश किया, ये गलत फरमा रहे थे कि हमने एक्सटेंशन तजवीज़ नहीं दी। जो इनका इब्तदाई मुसवदा था उसके अंदर ये नैब के चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, प्रोसिक्यूटर जनरल को एक्सटेंशन तजवीज़ कर रहे थे। उस पर अपोजिशन ने और मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने शोर मचाया तो इन्होंने वापस ले ली। लेकिन इनकी जो नैब की तरमीम की शक्ल है वो PTI का NRO है।
इनके जो अपने लोग अब पकड़े जाने वाले हैं, मालम जब्बा रेफरेंस को सामने रख के इन्होंने जो ऑर्डिनेंस बनाया था उसी को ये नैब अमेंडमेंट बिल बनाना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि चेयरमैन नैब के जो गिरफ्तारी के इख्तियारात हैं उनको ठीक करने की जरूरत है, रिमांड 14 दिन के होने की जरूरत है, और इसी तरह जो हमारा मौजूदा आइन और कानून है उससे आप नैब के कानून को हम तो कैसे आप ये कह रहे हैं कि एक तो गिरफ्तारी का इख्तियार लें चेयरमैन नैब से, इसको 14 दिन का रिमांड कर दें, और जो दूसरी चीजें हुकूमत के इसमें हैं कि जी टैक्स के मामला टैक्स अथॉरिटीज देखेंगी, एसेट बियॉन्ड मींस का अगर आपने केस बनाना होगा तो पहले एफबीआर बताएगा कि जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या है, बजाय इसके कि नैब खुद ये मुकदमा बनाना शुरू कर दे। ये इन चीजों पर कंसेंसस हो सकता है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एहतसाब अदालत है उसके पास जमानत का इख्तियार होना चाहिए, चूंकि इस वक्त तमाम लोड जो नैब केसेस का वो हाई कोर्ट्स की तरफ ट्रांसफर हो जाता है कि वहां पर वो जाते हैं। तो जो चीजें सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह इस्लामिक शरीयत कोर्ट, इस्लामी नजरियाती काउंसिल नैब कानून के हवाले से गैर इस्लामी करार दे चुकी है, गैर कानूनी करार दे चुकी है और उस तरफ हुकूमत की तवज्जो दिला चुकी है। मतलब मगर आप ये कहते रहेंगे जी जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वही होगा, आपको मुसविदा तो देना पड़ेगा हुकूमत को कि जी ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये कर दें। वो सारी जो डायरेक्शंस हैं वो हुकूमत को दी गई हैं, लिहाजा ये हुकूमत का फर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस करे। हम अगर कोई मुसवदा देंगे, ये कहेंगे जी देखो इन्होंने ये रियायत मांग ली, इन्होंने वो रियायत मांग ली, यानी कि हम कहते हैं कि जो इस मुल्क की आला अदालतों ने आपको हिदायत दी हैं उनके मुताबिक आप नैब के लॉ को ठीक करें और इसको पीटीआई के लिए एक एनआरओ ना बनाएं कि आपके जो लोग अब पकड़े जाने वाले हैं कि उनकी जान छूट जाए। तो ऐसा इकबाल साहब, यानी कि आप लोगों की जो भी मीटिंग हो रही है, 2 मीटिंग्स हुई हैं और भी होनी है, वो भी इसी पॉइंट पर हो रही हैं, आप अदालत के फैसले लेके जाते हैं कि जी इन फैसलों पर अमल दरामद करें, आपका अपना कोई मुसविदा नहीं है। हमारा तो यही मौकफ है कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी हैं, पाकिस्तान की अदलिया ने नैब के हवाले से हदायत दी हैं, आप उनकी रोशनी में नैब के कानून को ढाल के हमारे सामने दें, हम आपके साथ बैठ जाएंगे। और हुकूमत आगे से क्या कह रही है? और हुकूमत आगे से क्या कह रही है? हुकूमत का आगे क्या कहना है? अभी तक जो हुकूमत ने लास्ट ड्राफ्ट दिया था वो तो मैंने जैसे कहा कि वो पीटीआई का एनआरओ था कि जो पीटीआई के मुमकिना बंदे पकड़े जाने वाले हैं उनके रेफरेंसों को सामने रख के बनाया गया कि उनकी जान छुड़ाई जा सके। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसके अंदर सब लोगों के बुनियादी हकूक जो हैं उन्हें डिफेंड किया जाए। देखिए इस वक्त क्या है, नैब के साथ बिजनेस बंद है, इन्वेस्टर भाग गया है, हर बंदे को हैरेस किया जा रहा है, ना किसी दफ्तर में कोई फैसला हो रहा है, मुल्क प्रैक्टिकली जैम हो चुका है जिस तरह ये मिसयूज कर रहे हैं और हैरेसमेंट कर रहे हैं नैब के कानून की। बहुत शुक्रिया, हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कैसे कंसेंसस होगा, क्योंकि अपोजिशन कह रही है जो कुछ अदालतों ने कहा है उस पर अमल दरामद कर नैब के कवानीन में तरामीम की जाए। प्रोग्राम एक मिनट शामिल करते हैं।